आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो आज से हम लोग नया टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स का। और फिलहाल हम एस के अरोरा की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं लिटरेचर में। तो उसी से ये एमसीक्यू हैं। इस बुक में जितने भी एमसीक्यू लिटरेरी टर्म्स के संदर्भ में प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको इस चैनल से ज़रा भी लाभ हो रहा है तो। और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में और ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इट इज़ अ टर्म इट रेफर्स टू अ स्टोरी दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स। इट्स अ लैटिन टर्म मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग द origin and the egg. Horace has used it in ars poetica. It is, तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एब वो, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से हर चीज़ को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एगिटोप्रोप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज। तो जो एगिटोप्रोप थिएटर थे वो किसके लिए फेमस थे 20वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा था, उसके विचार प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इस थिएटर फॉर्म का प्रयोग है वो किया जाता था। एगिटोप्रॉप थिएटर क्या होते हैं, यानी किसी भी विचारधारा को अगर आपको फैलाना है तो उसके लिए जो थिएटर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नॉन एज। तो यानी कि जिसका सरफेस स्टोरी के अलावा दूसरा भी अन्य मीनिंग होता है उसको बोलते हैं एलेगरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अ स्टोरी और ए पोएम इन विच करेक्टर्स सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट्स और फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ क्वालिटीज इज नोन एज। तो ये एलिगरी के बारे में ही है, उसी के संदर्भ में अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके सवाल पूछा है। नेक्स्ट है, बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज इंस्टांस ऑफ। तो जो बनियंस का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये किसका उदाहरण है। तो ये एलेगरी का बेस्ट एग्जाम्पल है और इसको कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। A reference to a someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science और another branch of literature is। तो इसको बोलते हैं एल्यूजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एल्यूजन क्या होता है कि इसमें कोई रेफरेंस दिया जाता है किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में या किसी भी अन्य बात के संदर्भ में या वस्तु के संदर्भ में, जो कि होती है कहाँ से, हिस्ट्री में बहुत ही फेमस हो, लिटरेचर में हो, रिलीजन में हो, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स, साइंस, इन किसी भी ब्रांच से हो। और लिटरेचर की साहित्य की भी हो भले ही, लेकिन उसी से यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्यूजन। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट्स, रियल और इमेजनरी। It is a passing reference as it does not describe it detail persons or things to which it refers. It may be from fiction, folklore, historical events and religious manuscripts. तो ये किसके संदर्भ में, थ्री स्टेटमेंट आर अबाउट। तो ये संदर्भ में है एल्यूजन के में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, इट डेलिबरेटली सजेस्ट टू और मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन अ वर्क इट इज। तो यहाँ पे हो जाएगा एम्बिग्विटी। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे पैराडॉक्स के साथ में, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा है डेलिबरेटली, जानबूझकर इस तरीके का किया जाता है। और जो अंतर क्या है एम्बिग्विटी और पैराडॉक्स में, तो एक अंतर ये भी है कि जो पैराडॉक्स है उसका जो यूज़ होता है वो ऐसे सेंटेंस होते हैं उसके पैराडॉक्स के कि वहाँ पे आपको विरोध पहले तो लगेगा थोड़ा विरोध है, अलग है कि ये हो कैसे सकता है, लेकिन हम इन डिटेल मीनिंग में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही हो सकती है। जैसे अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। तो ये इनमें थोड़ा सा अंतर है। और नेक्स्ट है, एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू मीन। तो ये है रिकॉग्निशन या डिस्कवरी, यानी किसी भी चीज़ का रिकॉग्निशन या डिस्कवरी होती है उसको बोलते हैं एनाग्नोसिस।
और ये यूज़ किसने किया था? अरिस्टोटल ने यूज़ किया था। तो ये दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाई करेक्टर इन लिटरेरी वर्क, इट इज़ नोन एज। तो ये हो जाएगी एनेक्डोट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इट इज़ अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट टेल होती है ये, विच इज़ टोल्ड बाई अ करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, इट इज़ नोन एज अ एनेक्डोट। तो याद रखना है, शॉर्ट टेल होती है, शॉर्ट टेल, छोटी कहानी। Chronicles which deal with the events year after year are often called। तो यानी कि एनालिसिस को बोलते हैं वार्षिक, यानी वार्षिक रूप से, क्रमिक रूप से प्रत्येक साल कोई चीज़ होती है उसके संदर्भ में यह शब्द यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटोगनिस्ट। तो यानी कि जो प्रोटोगनिस्ट के बिल्कुल विपरीत में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है एंटागोनिस्ट। ऑप्शन ए। अब प्रोटोगनिस्ट क्या होता है? ये होता है किसी भी स्टोरी या किसी भी महाकाव्य का हीरो होता है, यानी मेन हीरो, क्या मेन कैरेक्टर होता है, ध्यान, हीरो नहीं कह सकते लेकिन मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र होता है, और उसके विरोध में होता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। Next set is a kind of metonymy in which an epithet or phrase takes the place of a proper noun. The little corporally is used for Napoleon. It also uses a proper name as in a archetypal name to express a general ideas. It is। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा है कि जो जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो प्रॉपर नाम है उसके जगह पर किसी अन्य फ्रेज को यूज कर देना, तो वहाँ उसके संदर्भ में ये बात हो रही है, तो ये होता है एंटेनोमेसिया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि लिटिल मास्टर यूज कर दिया है सचिन तेंदुलकर के लिए, और यहाँ पर इसी में भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि नेपोलियन के लिए लिटिल कॉर्पोरल यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से जो यूज़ किए जाते हैं नेपोलियन के बदले यहाँ पर लिटिल कॉर्पोरल यूज़ है, तो इसी को ही एंटेनोमेसिया बोलते हैं, जो कि मिटोनमी का ही एक काइंड माना जाता है। नेक्स्ट है द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी टर्म। तो आप समझ ही गए होंगे, द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, तो ये सब एंटेनोमेसिया के उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। In Shakespeare, Julius Caesar, Antony begins his speech saying, I come to bury Caesar, not to praise him. But he goes on praising Caesar and finally succeeds in inciting the pupils against those who have assassinated him. Here, Antony makes the ironic use of rhetorical device. This rhetorical device is तो ये होती है एपोफेसिस, इसको प्रोलैप्सिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत किसी और चीज़ से कर रहा है जो पात्र है किसी भी वर्क में, और वो फिर दूसरे काम पर पहुंच जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में ये यूज होता है। द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोल्यूट वर्ड, इडियम और फॉर्म इज। तो ये होता है आर्काइज्म, यानी कि बहुत ही प्राचीन, आर्काइज्म वर्ड है ये, प्राचीन के लिए यूज होता है, यानी कि ओल्ड ऑब्सोल्यूट वर्ड हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद। तो आर्ट फॉर आर्ट से के जो संबंधित है वो है एस्थेटिक्स से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब होता है हिंदी मतलब सौंदर्य प्रेमी या कला प्रेमी, जिसको किसी भी कला के जो रूप होते हैं अलग अलग, जैसे चित्र, साहित्य, इन सब में रुचि हो इनमें से, तो उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है इट इज अ शॉर्ट स्पीच विच इज हर्ड बाय द ऑडियंस, द स्पीकर एक्सप्रेसेस टू ऑडियंस हिज प्राइवेट थॉट्स बट द अदर कैरेक्टर्स डू नॉट हेयर इट। द टर्म फॉर सच स्पीच इज। तो ये होती है असाइड। असाइड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सोलिलोकी और असाइड में क्या डिफरेंस होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। नेक्स्ट है सेंट अगस्टाइज कन्फेशन एंड रूसोज कन्फेशन आर द अर्लिएस्ट इंस्टांस ऑफ। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो ये ऑटोबायोग्राफीज के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट एपिक बैटल्स ही सेड टू बी द फर्स्ट। तो ये होता है मेमोरिस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में डिफरेंस क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी होती है जो लेखक अपने जीवन के संदर्भ में सारी चीज़ें स्वयं ही लिखता है, जिसमें अपनी सारी जानकारी होती है। लेकिन मेमोयर क्या होता है? मेमोयर भी किसी व्यक्ति के संदर्भ में होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति की किसी एक घटना से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसमें व्यक्ति की खुद की चीज़ों पर कम फोकस होता है, व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो आज 20 क्वेश्चन इसके रखते हैं। लिटरेरी टर्म्स के डेली 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। पूरी एस के अरोरा कंप्लीट करेंगे इस चैनल पर। फिर उसके बाद रंजीत सिंह की बुक है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और ग्रामर के लिए प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है आपके लिए। अभी फ़िलहाल में उसमें 10 MCQ हैं, लेकिन उसको बढ़ा देंगे जल्दी ही, और उसमें ज़्यादा MCQ रहेंगे आपके लिए। और फिर लास्ट में आपके लिए टेस्ट सीरीज है, वो भी रहेगी। 10 टेस्ट इसमें रहेंगे, लेकिन जब वो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद में, तब तक आप पढ़ते रहें, क्योंकि जो 10 टेस्ट सीरीज है उससे आपको बिल्कुल पेपर जैसे हैं, जैसे पेपर बनता है उसी टाइप के सवाल उसमें रहेंगे। उससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जैसे ही डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, उसके बाद ये 10 जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे होंगे। इसमें 125 प्रश्न आपके लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।